हमेशा चुनावी मोड में रहती हैं। यहाँ तो ममता बनर्जी चुनावी मोड में है, चूंकि चुनाव नजदीक आ भी रहे हैं तो यहाँ तो हर पार्टी को वैसे भी चुनावी मोड में होना ही चाहिए। माधवी अग्रवाल जी, क्या इसे मैं ऐसा समझूं कि पहले झारखंड में डेमोग्राफिकल चेंजेस को लेकर पहले खूब राजनीति गरमाई, फिर बंगाल में भी इसका जिक्र देखा गया, उधर यूपी में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, घुसपैठियों को निकालने की बात कही जा रही है, और जो सबसे ज्यादा मामला गरमा रहा है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में गरमा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल बहुत से दंगे और बवाल देख चुका है पिछले चुनावों में, और उससे पहले भी काफी ज्यादा खून खराबा। आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलने की जरूरत है? क्योंकि अभी टीएमसी के लीडर मेरे साथ में जुड़े होते तो उनसे मैं सवाल करती, लेकिन चूंकि अभी वो है नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी पार्टी के लीडर्स को भी बहुत ज्यादा सोच समझकर जवाब नहीं देना चाहिए? अगर वहां पर मस्जिद के निर्माण की बात हो रही है, आप लोग गीता पाठ के नाम पर 5 लाख लोगों को जोड़ देते हैं, जो कि ठीक है, धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये मस्जिद के नींव रखने के बाद में हो रहा है तो ये वर्चस्व के तौर पर देखा जाता है कि एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ गीता पाठ तो एक तरफ मस्जिद। क्योंकि अब तो राम मंदिर जैसे अलग अलग जो पोस्टर्स हैं वो भी लग गए हैं पश्चिम बंगाल में। कहा जा रहा है कि राम मंदिर की तर्ज पर मंदिर भी बनेगा। बना लेते मंदिर, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तभी ये बातें क्यों? देखिए रचना जी, आपने कहा मस्जिद बनने या मंदिर बनने में किसी को भी कोई भी ऐतराज नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन मस्जिद किसकी बन रही है जरा ये बताइए। मस्जिद तो बन रही है बाबर के नाम पे, आक्रांता के नाम पे, विदेशी आक्रांता जिसने देश में खून की नदियां बहाई है। अब उसके नाम पे अगर मस्जिद बनेगी तो क्या किसको ये आपत्ति नहीं होगी? मस्जिद बनाइए ना, आपको किसने मना किया मस्जिद बनाने के लिए? क्यों उन्होंने मस्जिद पहले और मस्जिद बनी नहीं है क्या? लेकिन आक्रांता के नाम पर अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो इस पे आपत्ति होगी, और इस पे आपत्ति होनी चाहिए। राम मंदिर के साथ में आक्रांता की मस्जिद की तुलना करना मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब अच्छा, एक बेमानी बात है। और बताइएगा मुझे, चूंकि कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया। अच्छा, सुमित मेहरोत्रा जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर, हालांकि देर से जुड़े, अब उनसे अगला सवाल करूंगी, लेकिन माधवी जी पहले आप इसका रिप्लाई कर दें। कोर्ट की तरफ से जब राम मंदिर का फैसला सामने आया तो एक आ गया ना कि राम मंदिर यहाँ फला जगह इतने एरिया में बनेगा, मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही फैसला सामने आया था। अब अगर कोर्ट की और ढाई भी गई थी बाबरी मस्जिद ही, तो बाबरी मस्जिद के नाम पर अगर पश्चिम बंगाल में किसी एरिया में अगर इस तरह मस्जिद का निर्माण करने की बात हो रही है और एक विशेष धर्म के लोग इस चीज से अगर खुश हैं या धार्मिक भावनाएं जुड़ी भी हैं, मान लीजिए, तो फिर इसमें दिक्कत क्या? रचना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये प्रश्न किस तरीके से मैं उत्तर दूं, क्योंकि आपने तो मस्जिद और बाबर की मस्जिद को एक समानांतर रूप से दे दिया। बाबर की मस्जिद बनना उचित है क्या? आप मुझे बताइए ना। मैं पूछ क्या रही हूँ आपसे। आपसे नहीं, आप मुझसे पूछ रहे तो मैं आपसे पूछ रही क्या बाबरी मस्जिद टूटना, चलो ठीक है, मानती हूँ, कोर्ट ने अच्छा भी ये बताइए, ये कहा था कि बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन मैं ये बताइए, जब कि बाबरी मस्जिद गिराई के गई नाम थी, पर मस्जिद बनना उचित है क्या? मैं ये आपसे प्रश्न पूछ रही ठीक हूँ। है, आप ये बोल रहे हैं कि मस्जिद बनने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी मानती हूँ कि मस्जिद बनने में कोई बुराई नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन आक्रांता के नाम पे मस्जिद बन रही है, ये क्या उचित है किसी भी राज्य के लिए? मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ। अरे मस्जिद बनाइए ना, 50 एकड़ में मस्जिद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आक्रांता के नाम पे आप मस्जिद बना रहे हो, वो भी 6 दिसंबर को चुनकर बना रहे हैं। और कोर्ट ने ये कहा कि प्रशासन को वहां पर देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जब तो बाबरी ये मस्जिद कुछ नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत ह्यूमन बीइंग मुझे बताइएगा, के साथ भी जोड़ दे रही है रचना जी। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बताइएगा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक खास धर्म के लोगों को कुछ तो फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। क्या आज अगर उस नाम की मस्जिद कहीं बन जाए तो कुछ धार्मिक भावनाओं को जो आहत पहुंची थी शायद वो मुझे नहीं लगता वो रिपेयर हो जाए, इसलिए मैंने पूछा। इस देश के अंदर में किसी भी मुसलमान को बाबर के नाम से बनने पर मस्जिद की खुशी होगी। अच्छा, आप मुझे अगर ये साबित कर दें कि बाबर के नाम से अगर मस्जिद बन रही है, कबीर ने ऐलान किया, मेरी बात सुनो, जब हुमायूं कबीर ने ऐलान किया और जब नींव रखी गई तब तो वहां पे बहुत से लोग जुटे, तो अगर ऐसी बात थी तो फिर ममता बनर्जी ने उसको रेस्ट्रिकेट क्यों किया? अगर बाबर के नाम से मस्जिद बनना, अगर उनको ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनाई जा रही है, तो फिर उसको निष्कासित करने की जरूरत क्या थी पार्टी से? वो तो बहुत अच्छा काम ज्यादा हो गए। मैं तो ये कहूंगी कि कम से कम वहां रेस्ट्रिकेट किया तो गया। बीजेपी में तो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचा जाता है या फिर किया ही नहीं जाता, वो विवाद सिर्फ गर्मा जाता। खैर, अभी सुमित मेहरोत्रा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका भी स्वागत न्यूज इंडिया पर, देर से आप जुड़े। हालांकि अब ये बीजेपी और टीएमसी के बीच में हो क्या रहा है? चुनाव नजदीक आते आते ये जो वोटों की लड़ाई है ये धर्म युद्ध में कैसे तब्दील होती जा रही है? और ममता बनर्जी जो खुलकर कह रही थी एसआईआर लागू नहीं होने देंगी, बिल्कुल इस प्रक्रिया को चलने नहीं देंगी, अब खुद उन्होंने फॉर्म भर दिया है।
हाँ जी, देखिए पहले तो बात में आपको हिंदू और मुसलमान की अगर चल रही है, मंदिर मस्जिद की चल रही है, बहुत अच्छी बात है कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर मस्जिद की बातें भारतीय जनता पार्टी उठाती है, क्योंकि विकास के नाम पे वोट मांगती नहीं है। मंदिर मस्जिद और इन सब चीजों को लेकर के ही लोग वोट मांगती हैं। तो ममता चुनाव जब तक बनर्जी पर भी संपन्न तो नहीं हो जाएगा तुष्टीकरण का आरोप 2024। लगता है। अरे मैं थोड़ा सा मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर के ही आ रहा हूँ कि हम्म। तुष्टीकरण हम लोगों ने देखा है कि अभी हमने रिसेंटली देखा है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक मंदिर को तोड़ा गया है, कई साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया है आरएसएस के कार्यालय के आगे केवल एक पार्किंग को लेकर के। ये आपको भी मालूम होगा, कोई चीज छुपी नहीं है, कितना विरोध हुआ, सारी चीजें। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठी हैं, इनसे ही पूछना चाहूंगा, आप भी एक हिंदू है, सनातनी है, तो जब मंदिर टूट रहा था क्या आपके दिल में कोई दर्द नहीं हुआ? व्हाट्सएप से लेकर आ जाते हैं जानकारी, व्हाट्सएप से बाहर निकलिए, अरे वाह, बाहर निकलिए। इतना कौन सा बड़ा, मंदिर टूटा है? कौन सा मंदिर टूटा है? इतना बड़ा बेकार की बात कर रहे हैं। आपको ये जानकारी नहीं है, गूगल पे सर्च कर लीजिए या तो यही चीज एक बार सुन तो लीजिए ना उनको, एक बार सुन लीजिए उनको, एक बार सुन लीजिए। सबका ध्यान दे रहे हैं। माधवी जी देर से जुड़े हैं ना, चूंकि सुमित जी, एक बार सुन लीजिए उनको, बारी आएगी आपकी, बोलिएगा। थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखा करिए, धैर्य रखा करिए। व्हाट्सएप बोलिए आप, सुमित जी यूनिवर्सिटी आप लोग चलाते हैं, बहुत अच्छी चलाती है, सबको मालूम है पूरी दुनिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से चलती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलती है। आपस में मत लड़िए, सुमित जी बोलिए। वो आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना? जिस तरीके से व्यवहार आप लोग करते हैं, जिस तरीके का चीजें चलती हैं, वो सबको मालूम है। तो रचना जी देखिए, आज ये तो गॉड से मंदिर बनाते हैं व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें चलती हैं इनकी। तो देखिए रचना जी, आज चीजें क्या है कि मंदिर मस्जिद और इन सब चीजों पे ही भारतीय जनता पार्टी घुमाना चाहती है बंगाल का चुनाव, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कई मुद्दे लेकर के आए, फेल हो गए। तो अब इन्होंने नया ढंग ढूंढा कि साहब कबीर, हुमायूं कबीर को आगे लेकर के आओ, बाबर के नाम से आगे लेकर के आओ, मुस्लिम वोट अलग भागेगा, हिंदू वोट राम मंदिर के नाम से अलग भागेगा। अरे भाई, राम मंदिर के नाम से क्यों अलग भागेगा? क्यों हम लोग होने दें कि कबीर, हुमायूं कबीर लेकर के आ रहे हैं, राम मस्जिद का मुद्दा वो लेकर के आ रहे हैं, मंदिर का मुद्दा क्यों? भाई, इस देश में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रहने का अधिकार है। पर भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं साहब, इसमें केवल हम राम मंदिर के नाम से जो हमें हमारे संग में करेगा, बस हम उसी को रहने देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारी चलेगी। अब हम ही राजा हैं, सब कुछ हम ही है, चुनाव आयोग भी हम ही है, सरकार भी हम ही है, और आपका प्रशासन भी हमें, सब कुछ हम है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। सुमित जी, हुमायूं कबीर को क्या जरूरत थी बाबरी मस्जिद का जिक्र करने की, या फिर नींव रखने की, शिलान्यास की, या ये बड़ा बड़ा दावा करने की, लोगों को इकट्ठा करने की? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये क्यों जरूरत थी? चुनाव से पहले ही क्यों जरूरत थी? चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के वो पहले कर लेते। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, वो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हुए, चुनाव लड़ा है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर हाथ रखा बड़े इत्मीनान से। जिस तरीके से हुमायूं कबीर तो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी आरएसएस के साथ में जुड़ी हुई हैं और इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, और भी तमाम बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे वो। मुझे बताइए ना, अगर वो आरएसएस के संग में जुड़ी होती तो कई चीजों के ऊपर वो क्यों विरोध करती? आरएसएस तो जैसा कहता है वैसा वो काम करती। ये भ्रम फैलाने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप देखिए, ओवैसी साहब आते हैं, उन्हें भेजा जाता है चुनाव से पहले ही, कुछ समय पहले भेजा जाता है, जाइए आप बिहार चले जाइए, कुछ सीटों पे आप जाकर के प्रभाव डाल दीजिए, इन्हें हरवा दीजिए, और उसके बाद वो उनका समर्थन कर देते हैं नीतीश जी का। तो कई चीजें ऐसी देखी है हम लोगों ने कि चीजें हैं, कहीं ना कहीं छुपी कोई चीज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन एजेंट के रूप में काम से कर रहा है। तो हुमायूं कबीर उसी का एजेंट है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि वहां पे मस्जिद नहीं बनेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव इस बार बंगाल का निपटेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पे इस तरीके से दंगा हो, लोगों ने आपस में लड़ाइयां हो, पर हम चाहते हैं लड़ाइयां ना हो, विकास की बात हो, मुद्दों की बात हो जो आज देश में चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इससे अलग लेकर के जाना चाहती है कि आप दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के ऊपर बात ना करें, इंडिगो एयरलाइंस के लिए लोग परेशान है उसके ऊपर आप बात ना करें, महंगाई जो बढ़ गई है उसके ऊपर बात ना करें, देश के ऊपर कर्जा इतना सारा हो गया उसके ऊपर आप लोग बात ना करें, जो 38 लोग बीएलओ खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, इन लोगों ने मरवा दिया है, उसके ऊपर आप बात ना करें। ये दूसरे मुद्दों से भटकाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, यही है कि मंदिर मस्जिद है। भाई, विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए ना, कितना किसानों की आय आपने बढ़ा दी, आज तक वो बताएंगे नहीं। आपने कहा 15 लाख रुपए आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, वो आज तक नहीं आया। जो लुटेरे, लेकिन बीजेपी तो उल्टा आप पर आरोप लगाती है, वो कहती है कि ममता बनर्जी जो केंद्र की योजनाएं हैं राज्य में लागू नहीं होने देती, वहां के लोगों को अब विकास के रास्ते पर बढ़ने से रोकती हैं, जानबूझकर वो लोगों तक फायदा पहुंचाने से रोकती हैं अपनी जिद के आगे। पहले भी कई बार
रखिया जी, इससे पहले भी कई बार देश मुख्यमंत्री जी ने वहां पे लेटर लिख करके वहां पे प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि हमें क्यों आप अलग रख करके काम करते हैं, बंगाल को जो फंड्स की जरूरत है वो आप क्यों नहीं हमें दे रहे हैं, बिहार को आप देते हैं, उत्तर प्रदेश में आप फंड देते हैं, उसका उपयोग नहीं होता, बंगाल को क्यों आप अलग रख करके काम करते हैं, बंगाल के लिए दीजिए ना पैसा, क्यों नहीं, आप जितना मांगते हैं 100 रुपए अगर मांगते हैं उसमें आप 25 रुपए दे रहे हैं तो कौन सा विकास ऐसा हो जाएगा, मुझे आप बताइए कौन कौन करेगा। पर कई बार कह चुके, पर अब दीदी को भी समझ में आ गया कि भाई वहां पे कहने से कोई मतलब फायदा आप नहीं कह रहे हैं होगा। 100 में से 25 रुपए मिलता है इसीलिए हम योजनाओं का फायदा लेते नहीं, मतलब जो मिल रहा है वो भी नहीं लेंगे, ऐसा? वहाँ की खुद की योजनाएं इतनी बढ़िया हैं, स्वास्थ्य साथी जो महिलाओं की योजना चलती है वो इनसे ज्यादा बट बेहतर है। बाकी तो जो खुद की योजनाएं हैं उनके लिए भी तो केंद्र सरकार से ही लेना पड़ेगा ना फंड। भाई 5 लाख रुपए वाला आपका जो योजना चल रही है आयुष्मान योजना, वो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो हम आपकी योजना की क्यों लाभ वहाँ पे ले, आप अपना ढिंडोरा पीटेंगे साहब हमारी योजना, आपसे बढ़िया योजना वहाँ पे बंगाल में चल रही है, आप उठा के देखिएगा वहाँ पे रिकॉर्ड, आपसे अच्छा। बढ़िया। पर नहीं, इनको केवल यानी बात इनको क्रेडिट केवल लेने की है, क्रेडिट के होड़ के लिए ममता बनर्जी ऐसा कह रही है। वोट लेने की नहीं है, हम तो विकास के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने किसी भी डिबेट में आज तक मुझे बताइए रचना जी, आपके संग में बैठ करके मंदिर मस्जिद के ऊपर बात करेंगे, विकास के ऊपर बात करी, मुझे बताइए ना, विकास के ऊपर बात करी, दिल्ली के अंदर जो इस समय हालत चल रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस के, उसके ऊपर भी बातचीत होगी नहीं होगी। बीएलओ जितने लोग खत्म हो गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर बात हुई नहीं हुई, क्यों? डिबेट को हमें हिंदू मुस्लिम मान के ऊपर लेकर के जाना एक चांस मिला हुआ है सारे चैनल्स को, मैं आप रियल बता रहा हूँ, सारे चैनल्स को एक चांस मिल गया, बंगाल 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 और हिंदू मुस्लिम और एसआईआर के ऊपर टास्क मिल गया, उसके अलावा आप कुछ बात मत करिए। भाई क्यों नहीं होगी, देश के अंदर सारे ही मुद्दे हैं, केवल हम बंगाल को ही लेकर के होती रह पाते। आज ऐसा मुझे नहीं है, बताइए, अगर आप लोग कहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एक मुद्दा है, आप तो जानते हैं, आप तो दूसरे शो में मेरे साथ में आज ही जुड़े थे, तो आप जानते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एक मुद्दा नहीं है, और अब हर टीवी चैनल या फिर हर जर्नलिस्ट एक ही जैसी बातें नहीं कर रहा है। मैं खुद तारीफ करता हूँ कि आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आपने पिछली उसमें डिबेट में भी आपने सवाल रखे थे, तो एक मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि हाँ, कम से कम आप लोगों ने, आपके अंदर एक हौसला तो है बात कर रखने का, वरना तो अगर कोई जना आपकी और होता तो उसके पास शायद भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने का नोटिस आ गया होता, क्यों आप हमारे प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं सवाल। तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, चैनल वालों के पास नोटिस आ गए, ये हमने देखा है, कई बार देखा है, पर भारतीय जनता पार्टी एक इस समय ऐसी। ठीक है डॉक्टर सुमित जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ऐसे तो जब ममता बनर्जी की कोई कमी या खामी होती है तो कांग्रेस के लीडर भी पश्चिम बंगाल में खुलकर बात करते हैं, लेकिन जहां पर बात एसआईआर की है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, टीएमसी भी इसका विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या दोनों एक साथ एक रास्ते पर चलते हुए लड़ेंगे या फिर एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे? रचना जी, आपके सवाल का जवाब मेरी आचार संहिता में नहीं है, ये आलाकमान तय करेगा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे भविष्य के गर्भ में भविष्य बताएगा। मैं 2-3 बातें अभी जो इस डिबेट में निकल के आई उन पर थोड़ा सा आ जाता। बहन माधवी जी ने ममता जी की भाषा को लेके कुछ कहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, हरामजादे रामजादे, उन पे भी कुछ कह देते। जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। एक मौमिता जी ने कहा कि साहब बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। रचना जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात, पूरा देश जानता कि ये जो अभी बीजेपी ने जो कानून लेके आई है, उसके अनुसार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और एलओपी तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होंगे, और वो बहुमत से तय होगा। तो एलओपी बीजेपी का कैसे लेना देना नहीं है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो बीजेपी के हैं। इन्होंने कहा राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति तो उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष सबके वारंट पर साइन करते हैं, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य है। इसलिए ये कह देना कि बीजेपी इसमें कहीं शामिल नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः बीजेपी इसमें शामिल है और षड्यंत्र पूर्वक शामिल है। दूसरी बात इन्होंने करी कि साहब बीएलओ की ट्रेनिंग हुई। रचना जी, बेचारे बीएलओस को तो एसआईआर होने का उसी समय पता लगा जिस समय आपको और मेयर को पता लगा, और दूसरी सुबह के साथ तो उनको काम पे लगा दिया गया। कब ट्रेनिंग दी गई उनको? कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये कह देना कि बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई, अपने आप में उन बेचारे जो बीएलओस की मृत्यु हुई है, उनके मृत्यु का अपमान है। वो उनकी मृत्यु केवल और केवल इस एसआईआर की जो प्रावधान है उनको लागू करने में परेशानियों के चलते हुई उन्होंने आत्महत्याएं करी। कोई आत्महत्या आदमी ऐसे ही तो नहीं करता। कितना अवसाद रहा होगा, कितना दबाव रहा होगा, वो क्यों रहा?
क्योंकि उनको ट्रेंड नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया कि एसआईआर में ये करना है। क्या आपने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया? नहीं चलाया। 2002 की, 2003 की, 2004 की वोटर लिस्ट से आपको मैपिंग करानी पड़ेगी, क्या चुनाव आयोग ने बताया? नहीं बताया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ऐसी क्या जल्दी थी ये एसआईआर लागू करने की। इसलिए हम कह रहे हैं, जहां तक आपने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस एक हो जाते हैं एसआईआर पर लेके, रचना जी ये केवल कांग्रेस और टीएमसी की बात नहीं है, हाँ। ये संपूर्ण विपक्ष की बात है। सही कह रहे हैं संपूर्ण आप। विपक्ष से संपूर्ण मेरा मतलब विपक्ष एक साथ है और इसी 63% को लेकर हिंदुस्तानियों से है। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ रहा है। हालांकि सुमित जी, आपने कुछ बयान तो याद कर लिए। मैं सोच रही थी शायद आप कुछ और ज्यादा बयान बीजेपी नेताओं के लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे जहन में तो कुछ और भी बयान आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि बोलना मुनासिब नहीं लगेगा। लेकिन जो बयान आपने याद दिलाए हैं ना बीजेपी लीडर्स के, उनका जवाब भी माधवी जी से अभी लूंगी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईआर के बहाने साजिश हो रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है। वो कह रहे हैं एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की ये साजिश है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह ये परेशानी लोग झेल रहे हैं और एसआईआर के बहाने साजिश ये केंद्र सरकार की है। चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया जगह जगह लागू करवा रहा है, उस पर काम चल रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें। तो ये तो साजिश है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो एनआरसी लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज ढूंढवा रहे हैं। अगर कभी एनआरसी लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे? यही तो कागज देने पड़ेंगे। और फिर आप लोग तो एक उस शहर के जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार में हमारे रेटिना की इमेजेस हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा पूरा डिटेल उसके अंदर है। हम आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं और एसआईआर करा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है, ये बहुत से आम लोगों के जहन में भी है। कभी आधार कार्ड को ही सब कुछ मान लेते हैं, आप कह रहे हैं आधार को ही आधार नहीं मान रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम लोग भी पूछते रहे हैं। माधवी जी, एक तो अखिलेश यादव के इस बयान पर आप रिएक्ट कर दीजिएगा, साथ ही साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जो अभी जिन बयानों का जिक्र कर रहे थे, वो बिगड़े बोल नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि आधार को आधार नहीं मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं। वोटर आईडी की बात हो रही है, वोटर आईडी को सही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? करेक्शन किया जा रहा है। जिनकी दो वोटर आईडीज है उनको सही किया जा रहा है। जो मर चुके हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम है, उनको सही किया जा रहा है। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है क्या? ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है। अगर आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ऑनलाइन फॉर्म में कैसे मांगा जा रहा है आधार कार्ड? आधार कार्ड का नंबर जब तक आप लगाएंगे नहीं, उसमें डालेंगे नहीं, तब तक आपका ऑनलाइन पे जो है वो वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। तो आधार कार्ड, ये वाली बात आधी अधूरी बोल रहे हैं। दूसरी बात, सुमित जी के साथ में कई बार मैंने डिस्कशन किया, इनको बंगाल के बारे में क्या जानकारी है? आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बंगाल में पैसे नहीं मिलते हैं, विकास नहीं होता है। जरा बंगाल में आके जरा देखिए, बंगाल से दूर दूर तक आपका नाता भी है क्या? टीएमसी का टैग लगा के खाली बंगाल के बारे में बात करना, ये आपको बंगाल की जानकारी नहीं दे देगा। बंगाल में आकर देखिए कि बंगाल की स्थिति क्या है। तब क्या होता है जब यहाँ पर हिंदुओं के घर जल जाते हैं? तब क्या होता है जब ममता बनर्जी खुद खड़ी होकर कहती हैं कि जो दंगा करने वाला दिन है वो रामनवमी वाला दिन है? तब क्या होता है जब वो 34% मुस्लिम, मेरे भाई बहनों, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, आप इनके साथ में मुंह मत लगना, क्योंकि ये तो जुलूस निकालेंगे दंगा करने रामनवमी का। तो ये कौन सी भाषा है? आप हिंदू मुस्लिम की बात, एक मिनट चुप हो जाइए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, आपने एक बार मुझे बोला तो मैं चुप हो गई। चुप हो जाइए, अभी वो बोल रही हूँ, माधवी जी पूरा बोल ले। मुख्यमंत्री खड़ी होकर हिंदू मुस्लिम करती हैं और वहाँ पे घर जलने के बाद में मुसलमानों औलाओं के घर जाके मंच पे खड़ी हो जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो हिंदुओं के घर जले हो या मुसलमान के घर जले हो, बंगाल में रहने वालों के घर जले थे। क्या ममता बनर्जी का वहां जाना उचित नहीं था? उनका डेलीगेशन पहुंच जाता है कश्मीर, क्या उनका डेलीगेशन एक बार जाकर देख नहीं सकता था कि मुर्शिदाबाद में किनके घर जल गए हैं? और बताती वो कि मुसलमान के घर है कि हिंदू के घर है, और झूठ बोल रही बीजेपी। क्या होता है जब दंगा लगने के बाद यहाँ पर किसी भी जो रिपोर्टर्स है उनको वहां घुसने नहीं दिया जाता है, और जिनके घरों में बम बनाते बनाते बम फट जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे चुनाव जीत लेने के बाद जिस एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में अभी प्रश्न चिन्ह लगा रहे, मैंने पहले ही बोला मुख्यमंत्री पहले उसका सपोर्ट कर चुकी हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहती हूँ कि वही मुख्यमंत्री जब यहाँ पे इलेक्शन जीतने के बाद भी और बंदूक हाथ में लहरा लहरा कर यहाँ पे जुलूस रैली, विजय रैली निकाली जाती है, तब कहाँ मर जाते हैं आप बोलने के लिए?
और आपने देखा था कि लास्ट इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन के बाद में किस तरीके से चुन चुन के वोटरों के घर जलाए थे। आप एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में उंगली उठा रहे। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने दंगा फैलाया था। शर्म आनी चाहिए। दूर बैठकर बंगाल के बारे में, यहाँ चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। कोलकाता में टूट फूट वाली स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे पैसे नहीं भेजे जाते। पैसे कहाँ गटक जाते हैं? सिंडिकेट वाले राज्य में। ठीक है सुमित जी, एक तो माधवी जी की बात का जवाब दीजिएगा, दूसरा चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर नहीं हूँ। एक सेकंड इन्होंने कहा कि आप बंगाल आते नहीं है। बंगाल मेरा घर है। मैं बोल रही हूँ सुमित जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप चुप रहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं सवाल भी कर रही हूँ। एक तो माधवी जी की बात का जवाब दीजिएगा, दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए मैं और मेरी टीम पूरा गए थे। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। हत्याएं भी दोनों तरफ हुई हैं, नुकसान भी दोनों तरफ हुआ है। और जिसमें हिंदुओं के घर जलाने की बात हो रही है, वहां मुसलमानों को भी टारगेट किया गया। दाढ़ी देख देखकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियां घेर ली गई। वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं। इसीलिए मेरा सवाल एक समान सभी पार्टी के लीडर से होता है। आम जनता पिसती है और राजनीति चमकाने वाले नेता सिर्फ राजनीति चमकाकर निकल जाते हैं। ये मेरा कहना था माधवी जी आपको। अब सुमित जी आप जवाब दीजिए माधवी जी की बात का। सुमित जी जवाब दीजिए। हाँ। रचना जी अब इनसे बात भी कर दीजिए, शांत रहे। मैं इनके बिल्कुल सुन रहा था। नहीं, अब आपका समय खत्म हो गया। अब आप सुमित मेहरोत्रा जी से मेरा सवाल है। हाँ रचना जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप बंगाल के नहीं हो, आप बंगाल के बाहर बैठ करके टैग लगा करके केवल आप टीएमसी का बोल रहे हो, तो मुझे आप बताइए, आप भी बंगाल की है क्या? मेरा घर है सॉल्ट लेक में, 11 नंबर टैंक के पास। क्या कहा? नंबर बता दूं? बंगाल की 11 नंबर टैंक। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? आप कह रहे कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कह रहे थे आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। आप अभी सॉल्ट लेक से बात कर रहे हैं? रचना जी पर्सनल डिबेट करो। आप अभी रचना जी जिस तरीके से आप माधवी जी को बिठा प्रवक्ता एक जगह का नहीं होता है। मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं बंगाल की हूँ कि नहीं? आप ये बताइए, सॉल्ट लेक से बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात माधवी जी, पहले तो आप सुन लीजिए। नहीं, इस तरह हावी मत होइए ना। एक ही सवाल बार बार पूछकर हावी मत होइए। कोई किसी को कवर नहीं करे ना। ओवरलैप कोई किसी को नहीं करेगा। ओवरलैप कोई किसी को नहीं करेगा। आपने पूछा आप पश्चिम बंगाल के नहीं हो। सुमित मेहरोत्रा बता रहे हैं उनका पश्चिम बंगाल में घर है। पहले आप सुन लीजिए। पॉलिटिकल लीडर यहाँ से वहां घूमते हैं, वो जो बोल रहे हैं पहले उनकी बात पूरी सुन लीजिए। वो बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में उनका घर है। वो बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में उनका घर है। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। अथॉरिटी के साथ तब बोल पाएंगी जब सुन लेंगी। सुमित मेहरोत्रा जी जल्दी से पूरा कर लें, मेरे पास टाइम कम है। मैं जवाब नहीं दूंगी। पहले सुमित मेहरोत्रा बोलेंगे। रचना जी माधवी जी मेरे संग में जितनी बार बैठी है उतनी बार लड़ाई है इन्होंने। डिबेट्स इसी तरीके से खराब करी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि बंगाल में लड़ाई होती है, बंगाल में केवल बीच में मत टोकिए ना माधवी जी, मत टोकिए। हाँ देर से जुड़े हैं वो। मेहरोत्रा जी बोलिए। रचना जी देखिए, जिस तरीके से बंगाल में केवल एक भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का नुकसान नहीं हुआ, उसमें टीएमसी के लोगों का नुकसान हुआ है। मैं खुद कहता हूँ कि टीएमसी के लोगों की हत्या हुई है, वो किसने करी है? मुझे बताइए। टीएमसी के लोगों की जो हत्या हुई है वो किसने करी है? भारतीय जनता पार्टी ने। पर मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके ऐसे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कर दी होगी। फिर दोनों तरफ नुकसान है ना। वो बात ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। वो पूछ रही है पश्चिम बंगाल में विकास कहाँ है। अगर विकास है तो बताइए ना। हाँ वो बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगाती है कि विकास नहीं हुआ। मुझे आप बताइए ना, आप जाके देखिएगा सॉल्ट लेक देखिए, कई ऐसी जगह है, बड़ा बाजार देखिए, कई जैसे ये मुर्शिदाबाद है, जैसे ये कहते हैं केवल एक मुस्लिम एरिया है, विकास हुआ है। पर कितने इंडस्ट्री आए हैं मुर्शिदाबाद में? मैं पूछना चाहूंगी सुमित जी को, कितने इंडस्ट्री आए हैं बड़े बाजार में? आप जरा बताएं प्लीज। ये एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं जानना चाहूंगी कितने सारे इंडस्ट्री आए हैं। ऐसे सवाल काश की आप बिहार को लेकर भी करती। हाँ जल्दी से बोलने। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। मैं चाहती हूँ सभी अपना एंड कमेंट दे दें। मेहरोत्रा जी आपकी बात पूरी हो गई क्या? मेरी बात तो पूरी हो गई है। मैं एक कमेंट इनका दूंगा केवल मोनिका जी का, राजनीति विश्लेषक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। जिस तरीके से वहां पे फैक्ट्रीज आई है, विकास के ऊपर बात हुई है, हम लोगों ने करा है काम। अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए। ठीक है,
एक काम करूंगी, ये गलत बोल रहे मैं हैं। अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम को कह दूंगी, आपस में आप दोनों के ना नंबर एक्सचेंज कर देंगे, तब आप डिटेल दे दीजिएगा कि क्या विकास हुआ है, फैक्ट्री कहाँ है, क्या काम हुआ है, क्या विकास की पूरी लिस्ट आप दे दीजिएगा मौमिता जी को। हाँ मौमिता जी, आप पूछ रही थी फैक्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। जी। अभी बिहार में चुनाव हुआ, आपने पूछा था क्या, मौजूदा सरकार से पूछा था क्या कितनी इंडस्ट्री आई? वहां पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ, क्योंकि बिहार का मुद्दे पे जब आई गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या मैं खत्म कर सकती हूँ सुमित जी प्लीज? आपके टाइम पे मैं इंटरप्ट नहीं किया था, टाइम नहीं है जी। बिहार का क्या है, जब से नीतीश कुमार जी वहां का सीएम बने थे, उसके बाद जैसे डेवलपमेंट बिहार का हुआ था, बहुत सारे रेल स्टेशन अपग्रेडेशन से लेकर महिलाओं के लिए साइकिल योजना, जो कि बिहार की सबसे बड़ी मांग थी महिलाओं के लिए, तो लोग मतलब अपनी बेटी को स्कूल भेज सकते थे एकदम आराम से, कोई डर के बिना, कुछ मतलब मेरी बेटी रेप नहीं होगा, उनके अंदर ये विश्वास हो गया था, ठीक है। और बिहार में जैसे जिन तरीके से हमने महिला सशक्तिकरण की प्रमाण हमको मिला था, वो अगर बंगाल में आज हो जाए तो अरे बंगाल बाप रे, का महिला बात ही कुछ अलग होगा। सशक्तिकरण, मेरी बात सुनिए मौमिता जी, 15 दिन में जी। 50 से ज्यादा मर्डर हो गए थे चुनाव के दौरान में, वो आंकड़ा हमारे पास है, और वो सिलसिला रुका नहीं था, वो सिलसिला रुका नहीं था, बावजूद इसके सत्ता में वापसी आज का 2021 हाँ। में 2021 सुमित में मेरे सुमित हिसाब गर्ग से जी, वेस्ट बंगाल में ठीक है, कितने सारे ठीक है, लोगों को मेरे पास टाइम मारा है। गया था, ये सुमित शायद गर्ग आपको जी नहीं बोले, मालूम रचना आप कुछ जी। कहना चाह रहे थे सुमित गर्ग जी? जी रचना जी आपने भाषाई मर्यादा की बात करी, इन्होंने जवाब नहीं दिया और अपनी जो पार्टी है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ये खुद ही भाषाई मर्यादा को तोड़कर आ गई कि कहां मर जाते हो तुम लोग, जो इन्होंने बीजेपी टीएमसी के प्रवक्ता के लिए इस्तेमाल किया। खैर, जहां तक बात फिर मैं कहता हूँ एसआईआर पर हम आ जाते हैं कि एसआईआर जो है कहीं ना कहीं भाजपा को और चुनाव आयोग को चाहिए था कि विपक्ष को और पूरे देश को अपनी कॉन्फिडेंस में लेते और उसके बाद करते, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते, बीएलओस को ट्रेन करते और सबकी सहमति से चलाते। लेकिन जिस तरह से थोपा गया, ज्ञानेश कुमार जी जिस तरह से बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, अंत में मैं उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा घर जलाने वाले मुझे फिक्र है तेरी भी, हवा का रुख जो बदला कहीं तेरा घर भी न जल न जाए। बहुत बढ़िया। मैं एक सेकंड माधवी जी, हालांकि आप लोगों के शोर में मैं सुन नहीं पाई, लेकिन अगर आपने ये कहा है कि कहाँ मर जाते हो तुम लोग, तो मुझे लगता है भाषा ठीक नहीं है, क्योंकि आप कंक्लूड कर रहे हैं, वाइंड अप करना है। देखिए ऐसा है, आप, मैं ये कह रही हूँ सिंपली, मैं आपको अगर आपने ये बोला है तो आप सॉरी बोल सकती हैं, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आप लोग शांत रहिए प्लीज रचना जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड सही बात है, फिर तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर यहाँ बैठकर ये झूठ बोलेंगे, मैं कह रही हूँ, मैं जो डिबेट करती हूँ, मैं भाषा की मर्यादा को गेस्ट को याद दिलाती हूँ। अगर आप सॉरी बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कैलकाटा किलिंग हुआ था तब क्या आरएसएस बीजेपी था? महिलाओं का जब बलात्कार हो जाता है तो वो बोलती है कि 8 बजे के बाद वो निकली ही क्यों घर से बाहर? तो भाई ये मुख्यमंत्री की बातें हैं ना, उसके बारे में भी आप रचना जी 10 सेकंड दीजिए प्लीज, 10 सेकंड। मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं किसी मैं भी पार्टी आपको की जवाब दे रही हूँ कि मैं झूठ किसी बोल पार्टी रहे की हैं प्रवक्ता नहीं हूँ, continuously। मैं और वो बतौर बोल रहे हैं कि एंकर क्या आपसे ये बोल रही आप हूँ, बंगाल की अब हैं। मुझे वाइंड मैं अप करना इनसे है। पूछती हूँ कि अगर अभी ये आप debate सॉरी के बोलना चाहें तो बोल सकती हैं अपने शब्दों के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी को कह रही हैं कि कहाँ मर जाते हो तुम लोग, अगर आप उसको लेकर सॉरी बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, मैं आपको 20 सेकंड दे सकती हूँ, और अगर नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं। कहां से कर रहा हो? देश का नागरिक करेगा, कहीं से नहीं करेगा। ये आप क्या करने वाली कौन होती है? मुझे तो लगा था बतौर महिला शायद आप अपने शब्दों पर थोड़ा सा अफसोस करेंगी, या फिर बोल देंगी, या फिर अच्छे नोट पर आप वाइंड अप की तरफ जाएंगी, बट आप नहीं बोल रही हैं तो कोई बात नहीं। माधवी जी, सुमित गर्ग जी, सुमित मल्होत्रा जी और मौमिता चक्रवर्ती जी, बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ में रहने के लिए, इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल धर्म की बड़ी चर्चा है, कभी मस्जिद होती है, कभी गीता पाठ होता है, तो कभी राम मंदिर का जिक्र हो जाता है, एसआईआर की प्रक्रिया पर बवाल चल ही रहा है। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध भी कर रही थी, लोगों को उस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए भी कह रही थी, लेकिन खुद उन्होंने फॉर्म भर दिया है। छोटा सा ब्रेक।